जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक लाइव। तो सबसे पहले कोरोना अपडेट देख लेते हैं एक बार, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने 3 टॉपिक सोचे हैं जो मैंने पोस्ट भी किया है, और वो टॉपिक्स हैं कि चीन का दबदबा दुनिया में कैसे बढ़ता जा रहा है। इसके संकेत, बहुत ही मजबूत संकेत मिले हैं, उन पर बात करेंगे, वो संकेतों के बारे में बताएंगे। और कन्नन गोपीनाथन, आपने नाम सुना होगा, जब कश्मीर में 370 को हटाया गया था, उस दौरान दमन दीव के आईएएस अफसर कन्नन गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया था कि वो इसके खिलाफ बात नहीं कर पा रहे हैं नौकरी में रह करके, इसलिए वो नौकरी में नहीं रहना चाहते। और ये बात अगस्त 2019 की है। इस पर बात करेंगे कि उनके साथ अब क्या हुआ। और परशुराम जयंती है आज, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है, उस पर एक जानकारी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले दुनिया के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल कल का दिन अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए, और यह संख्या थी 38,764। इस तरह अमेरिका में अब जो कोरोना पॉजिटिव केसेस जो टेस्ट करके पाए गए हैं, वो 9,25,038 पर पहुंच गए हैं। कल वहां मरने वालों की संख्या भी अच्छी खासी थी, 1,951, और इसके साथ ही अमेरिका में कुल मौतें 52,185 पर पहुंच गई। स्पेन, जहां पर ये लग रहा था कि थोड़ा ढीला हो गया है मामला, वहां पर भी 6,740 नए मामले कल की तारीख में पाए गए, जो एक बड़ी संख्या है। और यहाँ 2,19,764 कुल कोरोना पॉजिटिव मामले हो गए हैं। तो और दुनिया में अब 28 लाख से ज्यादा हो गए। कल की तारीख में दुनिया भर में 1,05,616 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए। यह संख्या रिकॉर्ड है कि एक दिन में इतने ज्यादा मामले पाए जाना। और मरने वालों की संख्या दुनिया भर में 1,97,091 पहुंच गई है। तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसे नई मौतों की संख्या, कल जो लोग मरे हैं उनकी संख्या 6,174 रही है। और ये जो आंकड़े हैं, मौत के आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े सिर्फ वो हैं जिन लोगों की अस्पताल में मौत हुई। और बाकी जो लोग घर पर या इन लक्षणों के चलते पहले ही जिनकी मौत हो गई, वो लोग इसमें शामिल नहीं है। बाकी चूंकि पड़ोसी देशों का कल हमने रात को जो बताया था वही है कि हमारे और पड़ोसी देशों में दिन उसी तरह से चलता है, सिर्फ अमेरिका में उल्टा होता है मामला। जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है, तो इसलिए अमेरिका का जिक्र हमने किया। और अपने देश की अगर बात करें तो आज ही अब तक आज एक मिनट, आज ही नहीं, हाँ, 9:52 तक 83 और पॉजिटिव मामले आ गए हैं, और इस तरह अब संख्या 24,530 हो गई है। और इन 83 में से 25 मामले राजस्थान में आए हैं और 57 मामले बंगाल में आए हैं। छत्तीसगढ़ में एक नया मामला आया है, और बस ये नए आंकड़े हैं। और इस तरह से कुल मरने वालों की संख्या 780 है अपने देश में, और कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 24,530 है, जिसमें से 5,498 लोग ठीक हो चुके हैं। तो एक्टिव कोरोना पॉजिटिव 18,252 है। अगर दुनिया की बात करें तो ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 1,30,000 नहीं, ये ठीक होने वालों की संख्या 7,98,371 है। तो इसको माइनस कर दें तो पूरी दुनिया में
कुल कोरोना पॉजिटिव 18,33,155 हैं जो टेस्ट में पाए गए हैं। बाकी जो असिम्प्टोमेटिक हैं जिनका टेस्ट नहीं हुआ या सिम्प्टोमेटिक भी हैं लेकिन वो ऐसी जगहों पर रहते हैं या वो अस्पताल नहीं गए हैं, उनकी गिनती इसमें नहीं है। तो ये रहा आज का आंकड़ा। गुड मॉर्निंग। आज से रमजान भी शुरू हुई है जी। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। शाहान अशफाक सर, गुजरात में क्या पोजीशन है कोरोना की? गुजरात में जो कल थी वही आज भी है और अभी वहां से कोई नया अपडेट गुजरात से अभी तक नहीं है। गुजरात में 2,815 कुल कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। मरने वालों की संख्या 127 हो गई है और कोरोना से मौतों के मामले में गुजरात देश में नंबर 2 पर है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 301 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 1,821 है। तो ये गुजरात का आंकड़ा है। मोहम्मद रिजवान साहब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो अब आगे बात शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले कहते रहे हैं कि चीन जिस तरह से एक्ट कर रहा है, चीन जिस तरह से दुनिया के देश चीन की तरफ देख रहे हैं मदद के लिए, चीन की तरफ जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं, पीपीई हैं, ग्लव्स हैं, मास्क, हर चीज के लिए चीन की तरफ देखा जा रहा है। और सिर्फ वो देश ही नहीं जो छोटे छोटे देश हैं, वो देश भी जो चीन के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, वो देश भी चीन पर इन सारी सप्लाईज के लिए निर्भर कर रहे हैं। अमेरिका जैसे, अमेरिका सबसे बड़ा कैंपेन चीन के खिलाफ चला रहा है कि चीन की वजह से कोरोना वायरस फैला है और वो ये कोशिश में है कि चीन को किसी तरह से दोषी साबित किया जाए इस सब के लिए। और वहां का जो जिसे निरपेक्ष मीडिया हम कहते हैं, एनवाईटी, वाशिंगटन पोस्ट, इस तरह के जो सीएनएन, ये सब लोग भी इसी सुर में बात कर रहे हैं। अब क्या सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी कोई इस तरह की साक्ष्य नहीं है कि चीन की वजह से सब चीजें फैली हैं या कोरोना वायरस चीन ने अपनी लैब में बना करके फैलाया है। अमेरिका ने तो चूंकि साफ साफ इस तरह कह दिया है कि चीन ने हमारे खिलाफ साजिश की है, लेकिन ये कहना और दोनों में एक बड़ा गैप होता है। उस गैप को तभी भरा जा सकता है जब इस बात के पुख्ता प्रमाण सामने आए। तो वो पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है। और दूसरी तरफ यूरोप के जो देश चीन के खिलाफ बोल रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि चीन ने दुनिया को गुमराह किया, चीजों को छुपाए रखा। तो अब ताजा एक खबर ये है जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि चीन का दबदबा कितना बढ़ चुका है। यूरोपियन यूनियन, उसमें जितने देश जो देश शामिल हैं, अभी ब्रेक्सिट हुआ, ब्रिटेन बाहर हुआ, लेकिन बाकी जो देश शामिल हैं वो सब देश अमेरिका के गुट के देश हैं, अधिकतर देश। लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी कोविड-19 पर। वो रिपोर्ट जारी होने वाली थी, लेकिन जारी होने से पहले उसकी जानकारी चीन को मिल गई। ऐसी खबर कई अखबारों में छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के और गार्डियन तक। तो जब ये खबर मिल गई तो चीन ने पूरा दबाव यूरोपियन यूनियन पर बनाया और उस दबाव के चलते यूरोपीय यूनियन ने अपनी रिपोर्ट में बदलाव किए, जिसमें शुरू में उन्होंने ये लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि उन्होंने क्या लिखा था। शुरू में जो उन्होंने लिखा था कि, एक मिनट में आपको अभी बताता हूं क्या लिखा था चीन ने, उसने, यूरोपीय यूनियन ने।
यूरोपीय यूनियन ने उसमें बहुत साफ-साफ चीन को इंडिक्ट किया था कि चीन ने मामले को छिपाए रखा और इसके अलावा इस मतलब इसी के चलते कोरोना वायरस फैला है। ये बात उसमें कही गई थी। लेकिन चीन ने बाद में यूरोपीय यूनियन ने उस रिपोर्ट में बदलाव किया। इसके अलावा भी कुछ बातें थीं जिसमें फ्रांस ने जो आरोप लगाया था उसको लेकर के था और फ्रांस पर चीन ने जिस तरह से बोला था वो चीज भी थी। तो उन सब चीजों को बदल दिया गया है। इसमें दरअसल ये कहा गया था कि चाइना जो है वो दुनिया में इस रोग को फैलाने में चाइना की भूमिका रही है और इसके अलावा उन्होंने ये बात इसमें कही थी कि चाइना हैज कंटिन्यूड टू रन a global disinformation campaign to deflect blame for the outbreak of the pandemic and improve its international image. Both overt and covert tactics have been observed. ये उस ओरिजिनल रिपोर्ट में कहा गया था, लेकिन बाद में जो अल्टर हुई उस रिपोर्ट में से इसे हटा दिया गया और यूरोपीय यूनियन के डिप्लोमेट ने ऐसी बातें अपने कोलीग्स को लिखी कि द चाइनीज आर ऑलरेडी थ्रेटनिंग विद रिएक्शंस इफ द रिपोर्ट कम्स आउट। ये हैं लुट्स गुलिनर, ये डिप्लोमेट है वहां के। ये मेल पर इन्होंने अपने कलीग्स को लिखी जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मेल तक न्यूयॉर्क टाइम्स पहुंचा और उसने इसे कोट किया है। तो वहां से फिर फोन आए, चाइना से फोन आए, बीजिंग से फोन आए और उन फोन के चलते इसमें से ये सब लाइनें हटा दी गई। तो ये लाइनें हटाने का मतलब क्या हुआ? इन लाइनों को हटाने का मतलब ये हुआ कि यूरोपीय यूनियन चीन को नाराज नहीं करना चाहता है। एक आंकड़ा और मैं आपको बताता हूं जिससे आप बेहतर समझ सकेंगे कि यूरोपीय यूनियन का चीन से क्या रिश्ता है। यूरोपीय यूनियन और चीन के बीच में पर डे इस पैंडेमिक से पहले 1.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता था। पर डे 1.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता था। ट्रेड का ये लेवल जो है उसी के चलते यूरोपीय यूनियन को लग रहा है कि चीन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन को नाराज करना ठीक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न यूरोप है या सेंट्रल यूरोप है, वहां पर चीन ने तमाम तरह से बहुत सारी एक तरह से इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट कर रखा है सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी। वो उस बम्बार्डमेंट को आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ जगहों पर सर्बिया की राजधानी में इस तरह के बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं, लोगों ने लगाई हैं, जिसमें शी जिनपिंग को थैंक यू बोला गया है मदद करने के लिए और चीन का लाल झंडा वो लगाया गया है बैकग्राउंड में। उसके ऊपर शी का फोटो है और उनको थैंक यू बोला गया है। तो और भी कई देश हैं इस तरह के जहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं। तो ये स्थिति है इस समय और इस घटना से कि चीन ने यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट को बदलवा दिया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में जो शक्ति संतुलन है वो अब बदल रहा है, वो अब शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका का हम आपको बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों ट्रंप ने ये कहा कि जो डिसइंफेक्ट होते हैं ना, लिजॉल और इस तरह के लाइजॉल या जो जिनसे आप टॉयलेट साफ करते हैं और जिनसे आप डिटर्जेंट जिनसे आप कपड़े साफ करते हैं, जिनसे आप बर्तन साफ करते हैं,
इन चीजों को लेकर उन्होंने कहा ये डिसइंफेक्ट हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने ये कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। उसके बाद जो है वो काफी पूरे अमेरिका में इसको लेकर के काफी चर्चा हुई और सब लोगों ने इसका विरोध किया, डॉक्टर्स ने और जो वहां की और बॉडीज हैं, सबने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। इवन जो ये कंपनियां जो डिटॉल, बेनेट, क्या रेक्ट एंड कोलमैन, इस तरह की कंपनियां जो डिटॉल बनाती हैं, इन सब ने भी एडवाइजरी जारी की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका इस्तेमाल वायरस को मारने के लिए आप इसे शरीर के अंदर ना लें, ये पॉइजनस है। ये कैंपेन इन कंपनियों तक को चलाना पड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कहां पहुंच रहा है, अमेरिका में क्या चीजें चल रही हैं और दुनिया किधर जा रही है और चीन क्या कर रहा है और किस तरह से चीजें शिफ्ट हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो मजाक बनाते हुए लिखा है, वहां पर चूंकि जो फॉक्स न्यूज है उसे माना जाता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपने यहाँ रिपब्लिक टीवी है और जी न्यूज है, वैसा माना जाता है अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजाक बनाते हुए लिखा है, यहां तक कि फॉक्स न्यूज के जो प्रेजेंटर्स हैं उन तक ने इसे मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने दर्शकों को आगाह किया है कि भूल करके भी ऐसा कुछ ना करें क्योंकि ये सब चीजें पॉइजनस हैं। तो एक तरफ चीन है और एक तरफ अमेरिका है। अमेरिका में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं, वहां का लीडर क्या कर रहा है। चीन क्या कर रहा है ये भी आप देख रहे हैं। चीन से रोजाना सैकड़ों जहाज जो कार्गो एयरक्राफ्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए उड़ान भरते हैं, दवाइयां और इस तरह की जो भी ये पीपीई और बहुत सारी मदद इन सब के साथ। और अमेरिका में ये राष्ट्रपति इस तरह की बात करते हैं कि भाई लिजॉल पी लो तो आपके अंदर जो अगर वायरस होगा तो मर जाएगा। ये अंतर है और यही इसी से बहुत साफ दिखाई देता है कि दुनिया किस डायरेक्शन की तरफ हो। कोई कमेंट दिख रहे हैं। दूसरी बात मैंने कही थी कि दूसरी बात मैंने कही थी जिस पर हमें बात करनी थी वो है कन्नन गोपीनाथन। तो कन्नन गोपीनाथन ने जब अगस्त में अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाया गया था तो उस समय उन्होंने सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं जो चीजें संविधान सम्मत हैं और जो चीजें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जरूरी हैं मैं उनकी बात करना चाहता हूं और चूंकि यहां रहकर वो बात नहीं कर सकता हूं इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो एंटी-सीएए कैंपेन में भी पूरी तरह से लगे रहे। सब जगह उन्हें जैसे इलाहाबाद में आने से रोक दिया गया, दूसरी कई जगह आने से रोका गया कन्नन गोपीनाथन को। नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोवा दमन दीव के कैडर के थे, यूटी कैडर के अफसर थे ये। अभी जब शुरू हुआ आपका कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ और लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसके बाद 10 अप्रैल को कन्नन गोपीनाथन को एक चिट्ठी मिली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब गोवा दमन दीव के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसमें कहा गया कि आपकी सेवाओं की इस समय जो स्थितियां हैं उसमें आपकी सेवाओं की जरूरत है और आप जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए उपस्थित हों। उसका कोई जवाब कन्नन गोपीनाथन ने नहीं दिया। कन्नन गोपीनाथन ने वो लेटर भी शेयर किया और साथ में ये बताया कि चूंकि इसका जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, मैं वहां से इस्तीफा दे चुका हूं और मैं अपनी तरफ से इस क्राइसिस में बहुत सारे काम जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं
और उनका कोई अधिकार भी नहीं बनता है अब मुझ पर इस तरह से कहने का। वो उसकी वजह ये है क्योंकि जब मैंने इस्तीफा दिया उसके बाद से ना तो वहां से कोई मेरे साथ कम्युनिकेशन हुआ और ना ही मेरी सैलरी आई। मैं चाहता भी नहीं था, मैं समझता भी नहीं था कि सैलरी आएगी इस्तीफा देने के बाद। इसका इसका अर्थ तो यही होगा, जब सैलरी नहीं आई तो इसका अर्थ ये है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और मैं अब उस सेवा में नहीं हूँ। मुझे कोई कम्युनिकेशन किसी तरह का और आया ही नहीं और सैलरी आनी बंद हो गई और कोई भी हमसे सो कॉज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने यही समझा। अब 10 अप्रैल को इस तरह की एक नोटिस आ जाती है उनके पास। तो उन्होंने कहा इसका जवाब देना कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब मैं हूँ ही नहीं, मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। अब लेटेस्ट उसका क्या हुआ है कि दमन दीव के एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्नन गोपीनाथन के खिलाफ एफआईआर कर दिया है कि वो जो महामारी एक्ट है, उसके तहत ये कहा गया है कि वो सरकार मतलब जरूरत के हिसाब से सेवा में उपस्थित रहने से नहीं आए, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर की जाती। तो सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। ये जानकारी देने के पीछे मकसद मेरा सिर्फ ये है, ये बताना मैं चाहता हूं आप लोगों को कि पैंडेमिक से निपटने की जो चीजें चल रही हैं, उसके साथ-साथ ढेर सारी चीजें चल रही हैं और इस पैंडेमिक की आड़ में लोगों से लोगों को परेशान करने और जो एक तरह से उनसे बदला लेने की चीजें भी इसके साथ-साथ हो रही हैं। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो जामिया का मामला हो या शाहीन बाग का मामला हो और चाहे कन्नन गोपीनाथन का मामला हो, चाहे वो अ, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी का मामला हो, सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और ऐसे मौकों में ये सब चीजें दब जा रही हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन जो कोविड को लेकर के इतना बम्बार्डमेंट है, उसमें ये इन्फॉर्मेशंस दब जा रही हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन इन्फॉर्मेशंस को कतई तवज्जो नहीं देता है। नहीं तो जो पालघर की घटना हुई, उसको जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया, तो उस लिहाज से तो कन्नन गोपीनाथन ज्यादा बड़ी घटना है। उस लिहाज से जो कश्मीरी पत्रकारों पर यूएटीए लगाया गया था, वो ज्यादा बड़ी घटना थी। जिस तरह से लोगों को दिल्ली में जिस तरह से केस बनाए गए हैं, वो ज्यादा बड़ी घटना थी। लेकिन उन सब घट तो अब तीसरी बात पर आते हैं और इमरान जी ने जो बात कही है उसका पूरा ध्यान रखते हुए हम बात करते। तीसरी बात यह है कि आज मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं, कानून मंत्री भी शायद रहे हैं और राहुल गांधी के बड़े खास लोगों में माने जाते हैं। जो अभी एक वर्किंग ग्रुप बना है कांग्रेस का, उसमें भी शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि वो उसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं हैं, जिसमें अहमद पटेल हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, इस तरह के लोग शामिल नहीं हैं। और ये माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी के लोग को ही पार्टी में चलेगी और राहुल गांधी को फ्री हैंड मिल जाएगा अपनी टीम के साथ। पहले ये लोग कील काटे थे, जो सीनियर लोग थे, जो उनको राहुल गांधी को आगे नहीं, मतलब राहुल गांधी की बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेते थे जितना लिया जाना चाहिए। तो इसलिए उन सब कील कांटों को हटा दिया गया है। तो मनीष तिवारी ने आज एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट मैंने देखा तो मैं सकते में आ गया। ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं, हिंदी में है और उसके बाद उनका एक वीडियो लगा हुआ है जो पंजाबी में है, जिसमें पंजाबी बोल रहे हैं। ट्वीट किए है, भगवान विष्णु के छठे अवतार एवं ब्राह्मण जाति के कुल गुरु परशुराम, जिनकी जयंती वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है, आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। ये कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से ट्वीट हो रहा है।
मनीष तिवारी ब्राह्मण है, तिवारी लगा हुआ है, तो ये ब्राह्मण है और इन्होंने ब्राह्मण जाति के कुल गुरु ये करके ट्वीट किया है। इसका संदेश क्या है? इसका संदेश क्या है ये आप लोग समझिए। और जो कांग्रेस से हम बहुत उम्मीद करते हैं, हालांकि अभी भी इस सब के बाद भी अगर आज की तारीख में कोई अल्टरनेट लोग जिसे मान सकते हैं, जो लोग समझते हैं कि भाई इस समय ये जो भारतीय जनता पार्टी का अल्टरनेट क्या हो सकता है, मुझे तो लगता नहीं कोई अल्टरनेट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मान सकते हैं कि इसका अल्टरनेट कांग्रेस हो सकती है। उसके उनके अपने तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन वो बात अपनी जगह है। लेकिन कांग्रेस के मनीष तिवारी ने एक ब्राह्मण की तरह ब्राह्मणों को ये संदेश देने के लिए कि कांग्रेस ब्राह्मणों की बात करती है, उन्होंने ये ट्वीट किया है और कोई वजह नहीं, यही वजह है। और जैसे यहाँ हिंदुओं में हर जाति के अपने भगवान बन गए, जैसे यादव लोग कृष्ण भगवान है, ठीक है, ये परशुराम जो है ब्राह्मणों के भगवान हैं, रामचंद्र जी सबके भगवान हैं, छत्री भी हैं, और ऐसे ढेर सारे, चित्रगुप्त कायस्थों के भगवान हैं, और भी ढेर सारे लोग, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और मानता भी नहीं उन चीजों को। तो ढेर सारे भगवान हैं, कुशवाहा लोगों के भी भगवान हैं और मल्लाहों के भी भगवान हैं, सबके अलग अलग भगवान हैं। तो उन भगवानों का इस्तेमाल होता है राजनीतिक तौर पर उस जाति विशेष को साधने के लिए। तो ये जो भगवान परशुराम हैं, इन्होंने, ये कहा जाता है कि इन्होंने पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, मतलब क्षत्रियों को मार डाला था। तो जब इस तरह के सब भगवानों के साथ कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तो जो कुछ निकल के आएगा, तो जब ये इस तरह की ट्वीट की जाती है, इस तरह की बात की जाती है, तो उसके साथ की जाती है। मान लीजिए परशुराम के लिए किया गया, तो भाई जो राजपूत है वो तो हमारे साथ है नहीं, तो राजपूतों को कोई भी संदेश जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। ब्राह्मण जो बेसिकली कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, उस जाति को वापस कांग्रेस में लाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन एक अपने अनुभव से, और चूंकि मैं खुद जन्मतः ब्राह्मण हूं और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार से रहा हूं और वहां रहता रहा हूं बचपन, और बहुत दिनों तक देखा है, कांग्रेस को भी देखा है कैसे काम करती रही है, और बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी देखा है और आज भी देख रहा हूं। तो ये लोग वो भूल जाते हैं कि जब इनके साथ ये वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, तो कांग्रेस ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो और ये मान के चलते हैं कि सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति चीजों को वोट दिलाएगी उनको, तो वो वोट लेने के लिए दूसरे लोग उनसे, कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इनके पास कोई कन्विक्शन ही नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर लालच में दौड़ जाते हैं कि परशुराम का कर देंगे तो ब्राह्मण वोट कर देगा, जनेऊ दिखा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीजें, और ये इसी चीज का अभाव है कि आप में ना तो कोई आपके पास विचार है, और ना आपके पास कोई कार्यक्रम है, ना आपके पास कोई नैरेटिव। जो विचार नहीं तो वो नैरेटिव भी नहीं हो सकता है, और साथ में अगर आप जो बोलते हैं और जो करते हैं, दोनों में खूब बड़ा सा गैप है। तो जब तक ये सब चीजें रहेंगी, तब तक ना कोई भगवान परशुराम, ना भगवान रामचंद्र, कोई उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा करेंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपका दिन शुभ हो।